आज की वीडियो माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 5 इलास्टिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में है। सबसे पहले हम इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ इलास्टिसिटी, और इसके बाद फिर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे, उसकी डिटर्मिनेंट्स को करेंगे और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को भी करेंगे। सो डिफिनेशन के साथ शुरू करते हैं। इलास्टिसिटी इन इकोनॉमिक्स इज़ a measure of the responsiveness of the quantity demanded or quantity supplied to a change in one of its determinant। इस डेफिनेशन का मतलब है कि हमारे साथ जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है या जो हमारे साथ क्वांटिटी सप्लाइड होती है, इसमें चेंज आ जाए। अब ये चेंज उनकी किसी भी एनी ऑफ द डिटर्मिनेंट में चेंज आने की वजह से आता है। और इन अदर वर्ड्स, इलास्टिसिटी इज द मेजर ऑफ हाउ मच द बायर्स एंड सेलर रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन द मार्केट कंडीशंस। मतलब कि अगर मार्केट कंडीशंस में हमारे साथ चेंज आता है तो उसकी वजह से जो बायर्स और सेलर्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, ये हमारे साथ इलास्टिसिटी है। जनरली भी जब हम इलास्टिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि इट इज़ नॉट रेजिस्टेबल टू चेंज, मतलब कि इसमें हम चेंज लेकर आ सकते हैं। अब इलास्टिसिटी तो हो गई कि इलास्टिसिटी क्या है। अब हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक टर्म है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे प्राइस का पर्टिकुलरली प्राइस की वर्ड यूज़ हुआ है, तो हमें पता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि हमारे साथ जब भी प्राइस में डिक्रीज़ आएगा तो हमारे साथ जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी उसमें इंक्रीज़ आएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो एसोसिएट किया गया है क्वांटिटी डिमांडेड के साथ, दैट इज़ प्राइस। इस वजह से हम यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या? The measure of how much the quantity demanded of a good responds to the change in the price of that good। मतलब कि हमारे साथ जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो उस गुड को कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं टू द चेंज इन द प्राइस, या तो इंक्रीज़ आ जाए या डिक्रीज़ आ जाए, किस में? प्राइस में। अब ये जो हमारे साथ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और जो हमारे साथ लॉ ऑफ डिमांड है, इसमें डिफरेंस क्या है? लॉ ऑफ डिमांड हमें सिर्फ ये बताता है कि अगर प्राइस में हमारे साथ प्राइस फ्लक्चुएट कर जाता है तो इसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी हमारे साथ चेंज होती है। लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये कहता है कि वो जो चेंज है, जिसको लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि चेंज आता है, तो वो चेंज कितना है, तो वो जब हम मेजर करते हैं तो ये हमारे साथ क्या इंडिकेट करता है? ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इंडिकेट। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या है? इसके डिटर्मिनेंट्स में आता है नंबर 1 इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लोज सब्स्टिट्यूट, कि जो प्रोडक्ट हमने लिया है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है या नहीं है। नंबर 2 इज़ नेसेसिटीज़ वर्सेस लग्जरीज़, कि वो जो प्रोडक्ट है वो कोई नेसेसिटी या ज़रूरत है या कोई लग्जरी है। नंबर 3 इज़ डिफिनेशन ऑफ द मार्केट, कि जो मार्केट है जिसमें वो प्रोडक्ट है या सेल आउट हो रहा है, तो वो जो मार्केट है वो नैरोली डिफाइंड मार्केट है या ब्रॉडली डिफाइंड मार्केट है। टाइम हॉरिजन, कि कैसे उस प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो कैसे टाइम के साथ फ्लक्चुएट करता है। फर्स्ट वन डिटर्मिनेंट है अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लोज सब्स्टिट्यूट। जो सब्स्टिट्यूट है इसका लिटरल जो मीनिंग है वो है रिप्लेसमेंट। मतलब कि जो हमारे साथ कंज्यूमर होता है वो इजीली रिप्लेस कर सकता है एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में जो ये सब्स्टिट्यूट का वर्ड है ये थोड़ा सा डिटेल में आ जाता है। इकोनॉमिक्स में हम तब कहते हैं कि ये जो दो प्रोडक्ट्स है दे आर द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ वन अनदर। अगर एक की प्राइस में इंक्रीज़ की वजह से दूसरे की क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज़ आ जाए, ये क्वांटिटी डिमांड जो है हमारे साथ क्या हो जाती है? इंक्रीज़ कर जाती है इसके प्राइस में इंक्रीज़ आने की वजह से। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ कोका कोला है और पेप्सी है। अब ये जो है दोनों कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक हो गया, और दोनों का यूज़ और टेस्ट सेम है। तो अगर इस तरह हो जाए कि एक दिन इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर जाए, ठीक हो गया। अब चूँकि इसकी जो इनका जो टेस्ट है या इनका जो यूज़ है वो सेम है,
तो हम क्या करेंगे, इसके प्राइस की इंक्रीज़ की वजह से हम सब क्या करेंगे, इसकी तरफ कंज्यूमर्स जो है इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसका जो क्वांटिटी डिमांड है तो उसमें इंक्रीज़ आ गया। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो है एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस सब्स्टिट्यूट की अवेलेबिलिटी का डिमांड इलास्टिसिटी के साथ क्या रिलेशन है। तो रिलेशन ये है कि जिन प्रोडक्ट्स का हमारे साथ क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है तो उनका जो हमारे साथ क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो हमारे साथ इलास्टिक होती है। ठीक हो गया, मतलब कि उसमें चेंज आ सकता है, उसकी जो क्वांटिटी डिमांड हमें जितनी क्वांटिटी डिमांडेड होती है उसमें चेंज आ सकता है। इसको समझने के लिए हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, कोला और पेप्सी वाली। हमने कहा था कि ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। तो मतलब कि अगर कोला ने अपने प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर लिया तो इसके प्राइस की इंक्रीज़ की वजह से जो कंज्यूमर्स है वो पेप्सी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था इसकी जो टेस्ट है और जो यूज़ है वो तो सेम ही है, जिसकी वजह से पेप्सी के जो डिमांड है उसमें इंक्रीज़ कर जाएगा। बहुत से लोग इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो लोग ज़्यादातर इसको ख़रीदना चाहेंगे बजाय इसके कि वो कोला को हायर प्राइसेस पे ख़रीदे। अब ये जो पेप्सी के डिमांड में इंक्रीज़ आया है तो वो क्यों आया है, ये कोला का सब्स्टिट्यूट था, पेप्सी था। अब एज्यूम करते हैं कि कोला का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब कि जो मार्केट में है कोल्ड ड्रिंक के नाम पे सिर्फ कोला सेल आउट हो रही है। ठीक हो गया। अब क्या होगा, अगर कोला अपने प्राइसेस को इंक्रीज़ करेगा, चाहे वो जितनी भी इंक्रीज़ कर जाए, बहुत सारा भी इंक्रीज़ कर जाए, तो क्या होगा, फिर भी लोग इसको ख़रीदेंगे। क्यों ख़रीदेंगे, क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, नो सब्स्टिट्यूट। लोगों के साथ कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि वो उसको स्विच कर जाए या रिप्लेस कर जाए। अगर पेप्सी या कोई और ब्रांड उसको बेचता तो फिर क्या होता, फिर हमारे साथ ये वाला केस होता, डिमांड इसकी फिर इंक्रीज़ हो जाती। अब चूंकि ये सब्स्टिट्यूट है ही नहीं तो फिर क्या होगा, कोला का जो प्राइस की इंक्रीज़ की वजह से उसकी डिमांड में हमारे साथ कोई भी डिक्रीज़ नहीं आएगी। ठीक हो गया। और इसी वजह से जिन प्रोडक्ट्स के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं मार्केट में वो अवेलेबल होता है तो उनका जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है, मतलब कि लोग उससे स्विच कर जा सकते हैं, वो चेंज हो सकती है। अब सेकंड डिटर्मिनेंट है नेसेसिटीज़ वर्सेस लग्जरीज़, मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो नेसेसिटी है, मतलब कि या ज़रूरत है या कोई लग्जरी है। लेकिन इससे पहले दो और कॉन्सेप्ट्स है, दैट इज़ इलास्टिक प्रोडक्ट, वो हम समझ लेते हैं। इनइलास्टिक प्रोडक्ट, इलास्टिक प्रोडक्ट वो होता है कि अगर उसके प्राइस में इंक्रीज़ की वजह से उसका जो डिमांड है वो डिक्रीज़ कर जाए। ठीक हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इनइलास्टिक प्रोडक्ट वो होता है कि अगर उसके प्राइस में जितना भी इंक्रीज़ हो जाए उसका जो डिमांड है उसमें डिक्रीज़ नहीं आता, नो चेंज। ठीक हो गया, उसका जो डिमांड है वो वही रहता है, प्राइस के साथ उसका कोई एसोसिएशन नहीं है। और जो नेसेसिटीज़ है वो हमारे साथ इनइलास्टिक है, लग्जरीज़ जो है वो हमारे साथ इलास्टिक है। मतलब कि नेसेसिटीज़ जो हमारे साथ इनइलास्टिक है, इसके प्राइस की इंक्रीज़ की वजह से डिमांड में कोई डिक्रीज़ नहीं आता, लेकिन लग्जरीज़ ऑन द अदर हैंड उसके प्राइस की इंक्रीज़ की वजह से डिमांड में डिक्रीज़ आ जाती है। अब एग्जांपल्स क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम नेसेसिटी में ले लेते हैं जो हम आटा ख़रीदते हैं। ठीक हो गया, ATT है आटा। ठीक हो गया, तो ये जो हम आटा ख़रीदते हैं ये हमारी ज़रूरत है, मतलब कि आटा के प्राइस में इंक्रीज़ की वजह से डिमांड में जो हमारे साथ क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें डिक्रीज़ हमारे साथ नहीं आता, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। ठीक हो गया, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बर्गर की बात करें, ठीक हो गया, बर्गर्स हो गए, तो वो अब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर इसके प्राइसेस में इंक्रीज़ आ जाता है, सडन इंक्रीज़ हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 200 से या 300 से वो 500 में एक बर्गर वो सेल आउट करना शुरू कर दे, सो उसकी जो डिमांड होगी उसकी वो हमारे साथ डिक्रीज़ कर जाएगी, यानी कि उसकी डिमांड इलास्टिक है। थर्ड डिटर्मिनेंट है डेफिनेशन ऑफ द मार्केट। अब डेफिनेशन ऑफ द मार्केट का क्या मतलब है कि ये नैरोली डिफाइंड मार्केट है, नैरोली डिफाइंड मार्केट है या ब्रॉडली डिफाइंड
मार्केट है। नैरोली डिफाइंड मार्केट का मतलब है कि इसके हमारे साथ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। ऑन द अदर हैंड जो ब्रॉडली डिफाइंड मार्केट होते हैं उसमें हमारे साथ इतना कंपटीशन नहीं होता। नो गुड सब्स्टिट्यूट। अब इसके एग्जांपल्स क्या है? ब्रॉडली डिफाइंड मार्केट में हमारे साथ आता है फूड। अब फूड का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वी हैव टू टेक फूड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अब जो नैरो डिफाइंड मार्केट है इसमें फॉर एग्जांपल फूड की कैटेगरी में ही हम लोग जाके आइसक्रीम को ले लेते हैं। आइसक्रीम, अब जो फूड है वो तो ब्रॉडली डिफाइंड मार्केट है, लेकिन आइसक्रीम जो कि इसी कैटेगरी में आता है नैरो होके, वो नैरो डिफाइंड मार्केट का। और हमारे साथ आइसक्रीम के सब्स्टिट्यूट्स भी अवेलेबल है, लाइक हम उसको स्वीट्स, अदर जो स्वीट्स होते हैं उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो मतलब कि जो आइसक्रीम है ये हमारे साथ इलास्टिक, इसके जो डिमांड है वो इलास्टिक है, ठीक हो गया। और ये जो फूड है इसके जो डिमांड है ये हमारे साथ इन इलास्टिक है। अब इसी आइसक्रीम में हम वेनिला फ्लेवर्ड आइसक्रीम ले लेते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो वेनिला फ्लेवर्ड आइसक्रीम है अब ये और नैरो डाउन हो गया है। ये देखिए कैटेगरी जो है ये और नैरो डाउन हो गई है। तो इसका ताल्लुक भी हमारे साथ किस मार्केट से है? नैरोली डिफाइंड मार्केट से है। अब ये जो वेनिला फ्लेवर्ड आइसक्रीम है ये हमारे साथ मोर इलास्टिक डिमांड है इसकी। इसकी तो इलास्टिक थी, इसकी मोर इलास्टिक डिमांड है। मतलब कि इजीली जो हमारे साथ अदर फ्लेवर्स होते हैं वो हमारे साथ अवेलेबल होते हैं ताकि हम उसको वेनिला के साथ रिप्लेस कर सकें। फोर्थ वन डिटर्मिनेंट हमारे साथ है टाइम हॉरिजन। मतलब कि हमारे साथ जो गुड्स होते हैं दे टेंड टू बी मोर इलास्टिक इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है अगर हमारे साथ पेट्रोल की अगर प्राइसेस हमारे साथ इंक्रीज़ कर जाए और बहुत इंक्रीज़ कर जाए तो विद इन फ्यू मंथ्स उसकी जो डिमांड है वो हमारे साथ डिक्रीज़ कर जाएगी स्लाइटली, ठीक हो गया। क्वांटिटी डिमांड जो है हमारे साथ डिक्रीज़ कर जाएगी स्लाइटली। लेकिन वक्त के साथ लोग फिर फ्यूल एफिशिएंट कार्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको लाइक वो सर्विसेज वो लोग अवेल करना शुरू कर देंगे। तो मतलब कि या फिर वो जो अपने वर्क प्लेस होता है उनके नज़दीक रहना शुरू कर देंगे कि फ्यूल का ख़र्चा ना हो। और फिर अगर हम विद इन सेवरल ईयर्स अगर हम उसका प्रोग्रेस देखें विद इन सेवरल ईयर्स तो फिर क्या होगा? ये जो पेट्रोल का जो डिमांड होगा वो बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाएगा कंपैरेटिवली टू दिस डिक्रीज़ जो कि विद इन फ्यू मंथ्स हुआ था। ये डिक्रीज़ विद इन फ्यू मंथ्स हुआ था। लोग जल्दी नहीं शिफ्ट कर पा रहे थे दूसरे अल्टरनेटिव्स की तरफ, लेकिन विद इन सेवरल ईयर्स उन्होंने फिर उसी तरफ अडॉप्ट करना शुरू कर दिया और जो चेंज था डिमांड में वो बहुत ज़्यादा आ गया।